हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने मंजन के नक्षिक वर्णन में से केश वर्णन की सप्रसंग व्याख्या की थी। तो अगर आप में से किसी ने क्लास अटेंड नहीं की थी तो आप वो क्लास जाके देख सकते हैं। आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में वो क्लास मिल जाएगी, जिससे कि आप आगे की सप्रसंग व्याख्या को भी अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम नासिका वर्णन की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से करेंगे जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। पहले पद पढ़ेंगे, उसके बाद शब्द अर्थों को समझकर उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए पद पढ़ते हैं। पहले आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा पद। नाक स्वरूप न बरने पारो, तीनहु भुवन हेरी के हारो। कीट होर ओ खरत के धारा, तिलक फूल में बरनी न पारा। उद्यागिरी जो कहो तो नाही, शशि सूरज दुही बाद कराही। निकट न कोहू संचरे पारा, निसी दिन जिए सो बास अधारा। केही दे जोर पटतरो नासा, शशि सूरज जेही करही बतासा। नाग स्वरूप सुहाग्नि केही ले लावो बहु, जागह शशि सूरज निसी बासर उसारी सारही बाहु। तो ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में मंजन ने नासिका का वर्णन किया है। तो आइए शब्दार्थों को समझते हैं, देखते हैं और फिर उनकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो आइए, नाक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, नासिका होता है। स्वरूप का मतलब होता है सौंदर्य। ठोर मतलब होता है चोच। तिलक मतलब होता है तिल के। बाद का मतलब होता है बारी बारी से। सारही का मतलब होता है करते हैं। बाऊ का मतलब होता है वायु या हवा, ठीक है। तो आइए अब हम पंक्तियां भी देखते हैं और साथ के साथ इनकी व्याख्या करते हैं। शब्दार्थों को आप एक जगह लिख लीजिए, जैसे कि जब आप खुद से सप्रसंग व्याख्या करें तो आपको आसानी हो और आप आसानी से सप्रसंग व्याख्या पंक्तियों की कर सके, ठीक है। तो आइए देखिए, इन पंक्तियों में जो सूफी कवि मंजन है, उन्होंने ईश्वर रूप मधुमालती की नासिका का सौंदर्य वर्णित किया है। जो ईश्वर स्वरूप मधुमालती है, उनकी नाक का वर्णन, उनकी नाक का सौंदर्य यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में किया है। तो मधुमालती की नासिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो मंजन है, जो कवि मंजन है, वो कहते हैं कि मैं आकाश लोक आदि तीनों लोकों में खोज करके थक गया हूँ, किंतु फिर भी कोई उपयुक्त उपमान मिलने पर मैं मधुमालती की नासिका के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कवि मंजन है वो कह रहे हैं कि मैंने तीनों लोकों में खोज कर ली और मैं खोज करके मतलब ढूंढ के थक गया हूँ, फिर भी मुझे कोई ऐसा उपयुक्त उपमान, मतलब कोई ऐसा उपयुक्त मुझे कोई उदाहरण या कोई ऐसी उसके सौंदर्य के समान ही कोई दूसरी चीज नहीं मिल रही है जिससे कि मैं मधुमालती की नासिका के सौंदर्य का वर्णन कर सकूं। तो नाक स्वरूप के बरने पारो, नाक स्वरूप मतलब नाक के सौंदर्य, ठीक है। न बरने बरने पारो, तीनों भुवनु हेरी के हारो। तीनों भुवन मतलब तीनों लोक, भुवन मतलब लोक, कि तीनों लोको हेरई के हारो। हेरी के हारो मतलब कि मैं खोज करके थक गया हूँ। हारो मतलब थक गया हूँ। नाक स्वरूप ने बरने पारो, कि मुझे नाक के सौंदर्य के जितना कोई उपमान, कोई बरने मतलब कोई उसके जितना किसी चीज का उपयुक्त उपमान, ठीक है, उसके जितना वर्णन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तीनों भुवन हेरों के हारों में तीनों लोकों में खोज करके थक गया हूँ, हार गया हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। तोते की चोंच और तलवार की धार तथा तिल के फूल के द्वारा भी मैं इसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ, अर्थात ये सभी उपमान। तो यहाँ पे कवि ने दो तीन उपमान ढूंढे, जैसे कि तोते की चोंच, जैसे तोते की जो चोंच होती है आपने देखी होगी, वो बहुत ज्यादा पैनी होती है। तो यहाँ पे वो उपमान देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी नासिका जो है, मधुमालती की जो नासिका है, वो जो इनका सौंदर्य है वो किस उपयुक्त उपमान पे सही बैठ रहा है। कि तोते की चोंच, तलवार की धार, तिल के फूल के द्वारा भी मैं इसका वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं असमर्थ हूँ, अर्थात ये सभी उपमान उसके सौंदर्य के समक्ष नगण्य जान पड़ते हैं। कि ये जो उपमान है, जैसे कि तोते की चोंच, तलवार की धार, तिल के फूल, ये जो भी उपमान है
वो उसकी नासिका के सौंदर्य के आगे नगण्य है, मतलब कहीं नहीं उसके सामने बैठते। नगण्य मतलब कि उसके सामने कहीं मतलब आते ही नहीं है, मतलब उसकी नासिका इतनी सुंदर है, ठीक है, कि वो तोते की चोंच कहाँ और उसकी नासिका का सौंदर्य कहाँ, मतलब कहीं फिट नहीं बैठते इस तरीके से, ठीक है। इनको पंक्तियों के साथ देखते हैं। कीर ठोर ओ खरग की धारा। तो ठोर का मतलब क्या होता है? चोंच। कीर ठोर मतलब तोते की चोंच, ओ खरग की धारा की तलवार की धार, धारा मतलब धार, तिल के फूल मैं बर नहीं ना पा रहा, कि इन सब उपमान के साथ भी मैं उसके नासिका के सौंदर्य करने में असमर्थ हूँ। तो आगे देखते हैं। उद्यागिरी जो कहो तो नाही, शशि सूरज दुही बाध कराही। बाध का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। तो आगे जो कवि हैं वो कहते हैं कि यदि इसे उद्याचल कहूं तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों ही इसके लिए झगड़ा करते हैं। तो यहाँ पे जो कवि है वो कह रहे हैं कि उद्यागिरी जो कहूँ तो नहीं, कि अगर मैं इसको उद्याचल भी अगर कहता हूँ तो वो भी उचित नहीं है, कि उद्यागिरी जो कहूँ तो नहीं। शशि सूरज दुही बाध कराई। शशि सूरज, शशि मतलब चंद्रमा, कि जो चंद्रमा और सूरज है दोनों के दोनों बाध कराई। बाध मतलब झगड़ते रहते हैं, ठीक है, दोनों झगड़ा करते हैं। भाव ये है कि जिस प्रकार उद्यागिरी पर चंद्रमा और सूर्य इन दोनों का अवसान होता है, उसी प्रकार मधुमालती की नासिका में भी चंद्र तथा सूर्य नामक नाड़ियां निहित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वो ये बोल रहे हैं कि जैसे चंद्रमा और सूर्य उद्यागिरी पर जाकर चंद्रमा और सूर्य दोनों का अवसान होता है, उसी प्रकार जो मधुमालती की जो नासिका है उसमें भी चंद्र और सूर्य नामक नाड़ियां निहित है। नाड़ियां मतलब जो नसें जाती हैं, वो यहाँ पे सूरज और चंद्रमा का नाम दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? कवि दे रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। निकट न कोहू संचरे पारा। निकट न कोहू संचरे पारा, नीसी दिन जिए सो बास अधारा। बास मतलब सुगंधी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कवि है वो कह रहे हैं कि कोई भी इसके निकट आकर संचरण नहीं कर पाता, सभी इसके अपार सौंदर्य को देखकर मुग्ध एवं स्तब्ध रह जाते हैं। निकट ना को संचरण पा रहा, कि कोई भी उसके निकट नहीं आ पाता है, ठीक है। संचरण जो है मतलब घूम फिर नहीं पाता है। निसी दिन जिए सो बास अधारा, ठीक है। तो बास का मतलब सुगंध होता है, तो निसी दिन जिए सो बास अधारा मतलब कि ये रात दिन अपनी ही सुगंध का आधार लेकर जीवित रहती है, ठीक है। केही दे जोरी पटतरो नासा, शशि सूरज जेही करई बतासा। बतासा मतलब वायु, ठीक है। पटतरो मतलब समानता करूं। तो आगे कवि कहते हैं कि इस नासिका कि इन नासिका के जोड़ की मैं किससे समानता करूं, अर्थात कोई वस्तु इसके समान नहीं है। के ही दो जोरी पट्टरो नासा। पट्टरो मतलब कि के ही किसके साथ, जोरी मतलब जो नासिका के जोड़ की मैं किससे समानता करूं, शशि सूरज जेही करही बतासा, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य इस नासिका की वायु करते रहते हैं। कि जैसे हम, अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि चंद्रमा और सूर्य, मतलब यहाँ पे कवि ने चंद्रमा और सूर्य को नाड़ियों का प्रतीक माना है, कि जैसे उद्याचल में अवसान होता है चंद्रमा और सूर्य का, तो यहाँ पे जो कवि है वो कह रहे हैं कि जो नासिका है, जो जोड़ है नासिका का, उसकी मैं किससे समानता करूं, कोई भी वस्तु इसके समान नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य इस नासिका की वायु करते रहते हैं, ठीक है। नाक स्वरूप सुहागनी के ही ले लावो भाऊ। तो यहाँ पे कवि आगे कहते हैं कि इन सौभाग्यशाली
नासिका के सौंदर्य का किस सौंदर्य को उपस्थित करके वर्णन करूं, क्योंकि इसका सौंदर्य तो अद्वितीय है। नाक स्वरूप सुहागरी की नाक इतनी सुंदर है कि ही लीलावो भाऊ, कि मैं इसकी किससे वर्णन करूं, किसका उपमान दूं, ठीक है, किसके समान उसको रखूं, क्योंकि इसका जो सौंदर्य है वो अद्वितीय है। ठीक है, आगे देखते हैं। जाकह शशि सूरज निसी भासर ओसरी सारही भाऊ। ओसरी मतलब क्या होता है, बारी बारी से। सारही मतलब होता है करते हैं। भाऊ मतलब हवा होता है। तो ऊपर लिखा है भाऊ, नीचे लिखा है बाऊ। तो बाऊ मतलब वायु या हवा होता है। भाऊ मतलब होता है कि मैं किससे इसका भाव प्रकट करूं या फिर इसके किसके समान रखूं, इसका सौंदर्य अद्वितीय है। तो आगे जो कवि है वो कहते हैं कि जाकही शशि सूरज निसी बासर ओसरी सारही बाऊ। ठीक है, तो बाऊ मतलब वायु हवा होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो आगे कुछ कवि कहते हैं कि इस नासिका की चंद्रमा और सूर्य रात दिन बारी बारी से वायु करते रहते हैं। कि चंद्रमा और सूर्य मतलब यहाँ पे नाड़ियां, जैसे मैंने आपको बताया कि सांस छोड़ते हैं सांस लेते हैं, तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि चंद्रमा और जो सूर्य है वो रात दिन बारी बारी से वायु करते रहते हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति की ये व्याख्या है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे शब्दार्थों के साथ। तो अब हम देखते हैं कि संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि मंजन द्वारा रचित मधुमालती से अवतरित है। और प्रसंग में आप ये क्या लिखेंगे कि जो कवि है इसमें कवि ने ईश्वर रूपी मधुमालती की नासिका का सौंदर्य वर्णन किया है। तो संदर्भ में आप क्या लिखते हैं कि जो पंक्तियां हैं उनके रचयिता कौन है, कहाँ से अवतरित है, वो किस काल के कवि हैं, गुरु का नाम क्या है, इस तरीके से आप संदर्भ लिखते हैं। और प्रसंग आप लिखते हैं, जिस आपको प्रसंग में क्या लिखना होता है कि पंक्तियों में क्या बताया गया है। ठीक है, कवि क्या बताना चाह रहे हैं पंक्तियों में। तो यहाँ पे कवि मधुमालती की नासिका का वर्णन करे तो यह प्रसंग में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप व्याख्या करेंगे। फिर आप विशेष में क्या लिखेंगे, शिल्प सौंदर्य भाव सौंदर्य। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है। उद्यागरी जो कहो तो नाही, इसमें आप आक्षेप अलंकार है। ठीक है, तो आपको विशेष में भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य दोनों बताना होता है। तो किस तरीके से आपको अपनी व्याख्या करनी चाहिए। कुछ बच्चे संदर्भ नहीं लिखते, प्रसंग लिख देते हैं। तो आपको किस तरीके से प्रसंग व्याख्या करनी होती है, क्या गलतियां करने से आपको बचना चाहिए, क्या गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं, वो मैंने आपको एक अलग से क्लास में समझाया है, डिटेल्ड वे में समझाया है। उस क्लास का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। किस तरीके से आपको संदर्भ लिखना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रसंग लिखना चाहिए। कुछ बच्चे संदर्भ नहीं लिखते, कुछ बच्चे संदर्भ की चीजों को प्रसंग में लिख देते हैं, तो उनके सारे नंबर कट हो जाते हैं। पूरे पेपर में सप्रसंग व्याख्या सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। अगर आप ढंग से शिल्प सौंदर्य भाव सौंदर्य प्रसंग संदर्भ व्याख्या करके आएंगे, शब्दार्थों के साथ अच्छे से करके आएंगे, तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो कोशिश कीजिए कि आपका सप्रसंग व्याख्या का जो प्रश्न है उसमें आपके नंबर अच्छे आए। ठीक है, तो मैंने डिटेल्ड वे में अच्छे से समझाया, तो आप वो वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो गारंटी है आपकी कभी भी सप्रसंग व्याख्या में कभी कोई गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आप कर सकते हैं कि 15 नंबर की सप्रसंग व्याख्या में अगर आपके 5 नंबर आते हैं, तो अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं अच्छे से, तो अगर 15 नंबर की सप्रसंग व्याख्या, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके 12 नंबर कहीं नहीं गए। आपके 12 नंबर कहीं नहीं गए अगर आपने वो वीडियो देख ली तो। आप संदर्भ में आपको एक्स्ट्रा नंबरों के लिए क्या लिखना है, संदर्भ में आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के लिए क्या लिख सकते हो, कैसे आपको शिल्प सौंदर्य लिखना होता है, कैसे आपको भाव सौंदर्य लिखना होता है, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। अगर आप पेपर से एक दिन पहले भी मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप पेपर में अच्छे नंबर ला सकोगे। मैं वीडियोस इसी तरीके से बनाती हूँ, मैं इसी तरीके से उत्तर तैयार करती हूँ और आपको समझाती हूँ, जिससे आप कम समय में अच्छी चीजें समझ सके, अच्छे से समझ सके। ठीक है, कम शब्दों में गहरी बात मैं करती हूँ, यही मैं प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए
आप सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पेपर देकर आइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कैसे व्याख्या करनी है। मैंने आपको लिंक भी बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और रचनाओं की व्याख्याओं के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है मुझे, ठीक है। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, ऐसी मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अगली वीडियो में हम अगले वर्णन की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, जो है अधर वर्णन, ठीक है। अधर वर्णन की हम अगली क्लास में सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।